पिछले हफ्ते कोलकाता राउंड में हमने आपको दिखाया कि कैसे एसएमईज की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। साथ ही दिखाया कि कोलकाता के छोटे बिजनेसमैन इंद्रनील ने अपनी मेहनत और लगन से स्टील फर्नीचर की फील्ड में बनाया अपना मुकाम। और आपकी मुलाकात करवाई सेंचुरी प्लाई के चेयरमैन सज्जन भजंगा से। जाना उनसे कैसे छोटे एसएमईज खोल सकते हैं अपने लिए कामयाबी की राह। इस हफ्ते हम जयपुर राउंड में आपको दिखाएंगे एमएसएमईज के लिए क्या हैं ई कॉमर्स के चैलेंजेस और कैसे हम उनके लिए क्रिएट कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज। साथ ही दिखाएंगे आपको जयपुर के मार्बल व्यापारी जावेद अली की कामयाबी की कहानी। बताएंगे कैसे छोटी शुरुआत कर वो बने जयपुर के नामी बिजनेसमैन। और करेंगे मुलाकात राजस्थान सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजीव स्वरूप के साथ। नमस्कार, जी बिजनेस की खास पेशकश इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम सीजन 5 में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम एमएसएमई से जुड़े तमाम मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श करते हुए ग्रोथ की राह तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। फरीदाबाद, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता होते हुए आज हम जयपुर पहुंच चुके हैं। एमएसएमईज के इस खास मंच से आज जायजा लिया जाएगा ई कॉमर्स का। ओपनिंग एड्रेस के लिए अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा अतुल चांदिया साहब को, जो कि नेशनल हेड हैं टेलीसेल्स इंडिया मार्ट। प्लीज जॉइन अस अतुल जी। नमस्कार जयपुर। इस शाम की शुरुआत में बताना चाहूंगा कि इंडिया मार्ट की हमेशा से कोशिश रही है कि हमारे देश के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए कुछ किया जाए, और इसी निश्चय को आगे बढ़ाते हुए हमने जी बिजनेस के जरिए इस फोरम को आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें एसएमईज अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सके। और इस डिस्कशन का नाम हमने दिया हुआ है इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम। ये एक ऐसा मंच है जिसमें व्यापारी अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं। और इस फोरम को शुरुआत किए हुए 5 साल हो चुके हैं। पिछले 4 सालों में हमने लगातार कोशिश की है कि एसएमई की छोटी से छोटी प्रॉब्लम सामने आए और वो डिस्कस हो, और उसके लिए कुछ पॉलिसी चेंजेस हो जिससे उन्हें बेनिफिट हो आगे। सो आई जस्ट हैंड इट ओवर टू हिम टू स्टार्ट द सेशन। थैंक यू अतुल फॉर दिस ओपनिंग एड्रेस। और आइए अब हम सेशन को शुरू करते हैं। राकेश जी, आप बता सकें ई कॉमर्स की जहां तक बात है, जो आज का थीम है जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं, इसमें जिस प्रकार की ग्रोथ हो रही है, जिस स्पीड से हो रही है, इस रफ्तार को आप किस तरह से व्यू कर रहे हैं? ये आपको पिक्चर किस तरह से दिख रही है ई कॉमर्स की? ओपनिंग कमेंट्स में कैसे समझाएंगे? ई कॉमर्स वास्तव में देयर इज अ वेरी रैपिड ग्रोथ। लगभग 34% CAGR की दर से 2009 से 14 के बीच में इसकी वृद्धि हुई है। और खासतौर पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, खासतौर पर जो न्यू गवर्नमेंट है, उसकी जो कमिटमेंट है डिजिटल एम्पावरमेंट थ्रू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये कमिटमेंट खासतौर पे इस ग्रोथ के लिए आगे बहुत ही अच्छी सिद्ध हो रही है और लोगों में एक बड़ा अपबीट मूड है जी। मैं समझता हूं कि आज की डेट में जब हम जिस तरह के ई कॉमर्स के ग्रोथ की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो यंग जनरेशन खासतौर पर है, जो कि 2020 में लगभग देश की 55 से 60% आबादी, या इससे ज्यादा आबादी जो है हमारी जो है, वो यंग जनरेशन होगी 30 इयर्स की एज से नीचे। तो हम उस टाइम पर वर्ल्ड्स यंगेस्ट कंट्री होंगे। तो ऐसा मैं समझता हूं कि उस समय हर बच्चा और हर आदमी डिजिटल की तरफ होगा और ई कॉमर्स की तरफ होगा। अच्छा, तो इसका पेस, इसकी ग्रोथ एक बहुत ही रैपिड होने वाली है। और हमें जो आप जिस तरह से हम उसको आज हम एस्टिमेट कर रहे हैं, हम उससे बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, और वही अपबीट मूड है इस टाइम। ओके, मिश्रा जी, आप बता सकें तो फिर जो इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड है और जिस तरह से इंटरनेट पेनिट्रेशन हो रही है, या आगे की जो योजनाएं हैं, जिस तरह से रफ्तार देने के लिए प्लान्स बनाए जा रहे हैं, मतलब इस स्पेस में जबरदस्त एक्शन आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा? मेरे ख्याल से ये इसमें सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबों के लिए एक रोल डिफाइंड है। और ये ई कॉमर्स तभी इसके ये देश का या राष्ट्र का या हमारे गवर्नमेंट का जो एम है, तभी फलीभूत हो पाएगा जो सभी स्टेक होल्डर्स इसमें अपना रोल प्ले करें। मैं बैंक से हूं, मैं बता सकता हूं कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हम लोगों ने इस पे एक
अर्ली मूवर एडवांटेज के लिए हम लोगों ने इसमें काफी इनिशिएटिव ले लिया है और हम लोगों ने देश की जितनी भी टॉप ई कॉमर्स कंपनीज हैं उनके साथ हम लोगों ने बात करना शुरू किया है। ओके, उसकी हम डिटेल में आगे बढ़ते हैं, पर अतुल जी आप बता सकें, फिर हम खंडेलवाल साहब का रुख करेंगे चेक करने के लिए वो किस तरह से देख रहे हैं। अतुल साहब ये बताएं, जो डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया में देश के रिमोट एरियाज को भी जिस तरह से जोड़ने के लिए प्रयास हो रहे हैं, जो पूरे प्लान्स बनाए जा रहे हैं, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा? आज जितने भी इंटरनेट ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसमें मेजर डेमोग्राफिक जो पार्टिसिपेशन हो रहा है वो टीयर 2 और टीयर 3 सिटी से ही हो रहा है। मेट्रोज में जितना ग्रोथ अपॉर्चुनिटी थी वहां तक पहुंच चुकी है, बिकॉज ऑलमोस्ट 80 to 90% पीपल आर ऑन नेट। जितना भी ग्रोथ दिख रहा है वो टीयर 2 और टीयर 3 में दिख रहा है। और दूसरा, एक एज ग्रुप के हिसाब से देखा जाए तो अर्ली अडॉप्टर्स काफी हैं। सो 15 साल से लेकर 35 साल का जो एज ग्रुप है ये अर्ली अडॉप्टर है, और 75% पीपल फॉल इन दिस ग्रुप जो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। ओके, अब आइए प्रवीण जी का रुख करते हैं। प्रवीण जी बताइए, आप कारोबारियों के साथ काफी बारीकी से जुड़े हुए हैं, बड़ी संख्या में कारोबारी आपके साथ हैं। ये जमाना बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है, मतलब बदलाव की हवाएं चल रही हैं। आप ई कॉमर्स को किस तरह से व्यू करते हैं? ये ई कॉमर्स, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भविष्य का एक बहुत प्रॉमिसिंग व्यापार है। और अभी नहीं तो 5 साल बाद या 10 साल बाद लोगों को धीरे धीरे करके, क्योंकि ई कॉमर्स एसएमईज की और व्यापारियों की धीरे धीरे करके मजबूरी बनेगा, इस सेंस में कि जैसा कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो बिहेवियर धीरे धीरे करके चेंज हो रहा है जी। पहले कंज्यूमर फिजिकल मार्केट में जाना पसंद करता था, पहले वहां पर चीजों को देखना पसंद करता था, अब उसके पास में उतना समय नहीं है, तो वो ऑनलाइन परचेजिंग की तरफ जा रहा है। और अगर आप वो ऑनलाइन पर जाएगा और यदि आप इंटरनेट पर नहीं है तो वो मिसमैच होगा और उसका जो लॉस है वो कहीं ना कहीं हमारे एसएमई या हमारे व्यापारी को भुगतना पड़ेगा। अतुल साहब आप बता सकें, तो ये जो हेजिटेशन है, जो लोगों के मन में टेक्नोलॉजी को लेकर जो कदम बढ़ाना है उसको लेकर इतने सारे प्रश्न उठते हैं, तो ये जो पहला कदम है वही बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पहले कदम को किस तरह से लिया जाए, जो फर्स्ट स्टेप है? और क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है एक बड़े गेम चेंजर की भूमिका निभा सकती है, ये लोगों की जिंदगी को छूने की बात हो, कारोबार करने के तरीके की बात हो, ये बड़े पैमाने पर बहुत कुछ बदलेगी। तो इसके लिए एसएमईज को भी तैयार होना पड़ेगा। उसके लिए पहला कदम कैसे रखा जाए, फर्स्ट स्टेप? सो फर्स्ट स्टेप तो आज सब कुछ डेस्कटॉप से उठ के स्मार्टफोन पे आता जा रहा है। आप सबसे पहला काम तो यही करना है कि स्मार्टफोन तो सबके पास होना चाहिए इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ में, एंड स्टार्ट यूजिंग इट। बहुत सारे एप्लीकेशंस आ रहे हैं, हमारा इंडिया मार्ट का ऐप बना हुआ है, उसमें करीब 1 मिलियन डाउनलोड्स ऑलरेडी हो गए हैं जी, एंड पीपल आर यूजिंग इट। 50% ऑफ आवर ऑडियंस इज यूजिंग दैट। सो फर्स्ट स्टेप तो वहीं से शुरुआत होगी कि आप पहले सारा का सारा बिजनेस अपने मोबाइल से कैसे कंट्रोल करें, इस पे आप गौर फरमाइए और उसकी तरफ कदम बढ़ाइए। खंडेलवाल साहब आप बता सकें, जहां तक एफडीआई की बात है, ई कॉमर्स में, रिटेल ई कॉमर्स में सरकार की तरफ से उसको लेकर नो कहा गया है, B2C में, ये आप इसका वेलकम कर रहे हैं, मतलब, और इसको किस तरह से, ये क्या क्लैश कर रहा था मेक इन इंडिया के साथ भी, मतलब कैसे देखते हैं आप इसको, किस नजरिए से? देखिए, पहली बात तो यह है कि एफडीआई की ई कॉमर्स को लेकर के जो पॉलिसी है जी, वो बड़ी डूबियस पॉलिसी है। पहले हम सब जानते हैं कि ई कॉमर्स में 100% एफडीआई अलाउड है B2B में, बट वो B2B में अलाउड है जी। लेकिन 100% पैसा लेने के बाद जितने बड़े ई कॉमर्स के रिटेल के पोर्टल हैं, सारे लॉज को पिछले दरवाजे से निकल करके और डायरेक्ट B2C करते हैं। अगर किसी पोर्टल को B2B करना है जिसके लिए वो अलाउड है, तो मैं ये समझ पाने में असमर्थ हूं कि फिर उसके लिए अखबार में बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट देने की क्या जरूरत है, और उनके पास में सेल लगाने की कौन सी, वो कैसे सेल लगा सकते हैं? they are not supposed to sell goods directly to consumer, और वो डायरेक्टली कंज्यूमर को डील कर रहे हैं। उसका नुकसान हमारे एसएमई को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि भारत के बड़े बाजार को कंट्रोल करने के लिए, डोमिनेट करने के लिए, ये हम सब जानते हैं कि कुछ लोग या कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो उनके लॉसेस को फंड करते हैं। नहीं तो अदरवाइज एक कंपनी का एक प्रोडक्ट फिजिकल मार्केट में 5,000 रुपए का है और ई कॉमर्स में 3,500 रुपए का कैसे मिल जाता है? सरकार ने उस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, ये जो एसएमई सेक्टर बैठा है जी, ये एसएमई सेक्टर हिंदुस्तान की इकोनॉमी का ग्रोथ का इंजन है। इस बात को प्रधानमंत्री जी ने जब मुद्रा बैंक का उद्घाटन किया तो कहा, लेकिन क्या इस एसएमई सेक्टर को किसी सरकार ने अपनी प्रायोरिटी पर लिया? 68 साल में पहली बार हमारे पीछे लगने के बाद में मुद्रा बैंक की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की। ये अच्छा स्टेप है, हम उसका स्वागत करते हैं जी। हमारा एसएमई किस परिस्थिति के अंदर काम कर रहा है, हमें यह समझना होगा। सरकार की बिना किसी मदद के अगर हमारा एसएमई 45% का कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो इससे बड़ा एंटरप्रेन्योर देश के अंदर दूसरा कोई नहीं होता। अच्छा, अतुल साहब, आप बता सकें, फाइनेंस के उन्होंने पर्सपेक्टिव रखा और मुद्रा बैंक का भी गठन हुआ है, उसमें आप लोग काफी एक्टिवली इन्वॉल्व रहे थे। आप स्पेसिफिकली जहां तक ई कॉमर्स की बात है जिसकी हम बात कर रहे थे, इसमें इस मॉडल को आप किस रूप में देख रहे हैं? ये जो डिस्काउंट्स की बात कर रहे थे, डिस्काउंट्स हैं और ह्यूज डिस्काउंट्स हैं, ये मतलब ये कितना वायबल है? जब तक ई कॉमर्स की ग्रोथ होती रहेगी तब तक ये थोड़ा बहुत रहेगा। एक्चुअली इट्स नॉट अ वायबल मॉडल एट ऑल, और ई कॉमर्स कंपनीज भी उसमें लॉस फेसेस कर रही हैं और उसको कहीं ना कहीं से फंड कर रही हैं। बट इट्स नॉट ए लॉन्ग टर्म मॉडल, वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। प्रॉब्लम ये होती है कि क्रेडिट कार्ड पेनिट्रेशन, बैंकिंग पेनिट्रेशन इज सो लेस कि और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि कंज्यूमर फील करना चाहता है कि क्या खरीद रहा है, देख के खरीदना चाहता है वो जी, और वो देख के खरीदने के चक्कर में वो सीओडी वाला जो पोर्शन है वो काफी लार्ज है ई कॉमर्स में। आज सीओडी इज ऑलमोस्ट लाइक still contributing about maybe 60% of the complete sales. COD meaning cash on delivery की बात कैश ऑन डिलीवरी, या सो अब ये सीओडी का पोर्शन जब तक आपका इतना हाई होगा तो आपको उसको फंडिंग करने के लिए आपको लॉजिस्टिक्स लगानी पड़ेगी, आपको रनर बॉयज रखने पड़ेंगे, आपको पूरा सपोर्ट सिस्टम लगाना पड़ेगा उसके अगल बगल। अब मिश्रा साहब, आप बता सकें, ये जो कैश ऑन डिलीवरी की बात कर रहे हैं, मतलब ये इतना कंपटीशन है, प्रेशर्स हैं, मार्जिन पर भी दबाव रहता है, ये इसको किस रूप से देख रहे हैं? मतलब हम जो बात कर रहे हैं ग्रोथ होना है, इतना कुछ है, लेकिन इसमें चुनौतियां भी कई हैं, उसमें आप स्पेसिफिकली इस पहलू को कैसे देखते हैं? कैश क्लियरिंग की बात तो बाद में आएगी, पहले आपको ये देखना है कि वेदर हम इस पूरे प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए हम सभी लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तैयार है कि नहीं। पहली बात, पहले जैसे अभी खंडेलवाल साहब ने बैंक के बारे में कहा, मैं बहुत नम्रता से मैं कहना चाहूंगा कि एसएमई में भारत के पब्लिक सेक्टर बैंक्स का और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का भी कंट्रीब्यूशन जो है ये सर्वविदित है। मैं आपको स्टेट बैंक का फिगर दे सकता हूं कि हमारा 1,70,000 करोड़ का एक्सपोजर है एसएमई में। और आपने एनपीए की बात की, तो एनपीए ऐसा नहीं है कि एनपीए एसएमई स्पेसिफिक ही है, एनपीए है। पर आपको सबसे बड़ी बात ये जाननी पड़ेगी कि यदि इस देश में ई कॉमर्स का विकास होना है या इकोनॉमी का विकास होना है तो आपके बैंक्स को वायबल होना पड़ेगा और बैंक्स को कमर्शियली वायबल होना पड़ेगा। इसके लिए जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन चाहिए वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन तो सभी एंटिटीज को मेंटेन करना पड़ेगा, चाहे वो एसएमई हो, एमएसएमई हो या कॉर्पोरेट्स। राकेश जी, आप बता सकें, हम जो बात कर रहे थे जो डिस्काउंट्स होते हैं, लेकिन आपकी जो स्पेस है उसमें शायद उसके इतने उसका इम्पैक्ट ना हो, आप बता सकें जो ई कॉमर्स। पहले तो मैं कहूंगा इसको हमें थोड़ा डिफरेंटली देखना चाहिए। ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल एक इस तरह का मॉडल है जिसमें ब्रिक एंड मोर्टार बिजनेस से हट करके जो उसका एक्सपेंडिचर है, इस बिजनेस में सबसे बड़ी जो एडवांटेज है वो रेंटल स्पेसेस में पैसा खर्च नहीं होता। आज दिल्ली के बाजार में नॉर्मल मार्केट में, खंडेलवाल जी मुझसे सहमत होंगे, 150-200 रुपया स्क्वायर फीट आज कोई भी दुकान उससे कम नहीं मिलती पर मंथ। और खान मार्केट जैसी जगह में ये 700 रुपया स्क्वायर फीट मार्केट रेंट है पर मंथ। तो उसके बाद में आप उस मार्केट में ब्रिक एंड मोर्टार बिजनेस में कितने दिन सर्वाइव करेंगे? तो ई कॉमर्स ऑटोमेटिकली वो जो एडवांटेज है वो अपने कस्टमर्स को हमेशा पास ऑन करेगा इन द टर्म्स ऑफ, यू कैन कॉल इट ए डिस्काउंट और व्हाटएवर इट इज। और सेकंड एडवांटेज ओवर देयर इज द पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। आप सीधे ही 35% देश के लोगों को एक बिना एडवर्टाइजमेंट्स के और बिना किसी और ज्यादा पब्लिसिटी किए हुए सीधे उन तक आपकी रीच पहुंचती है। अच्छा खंडेलवाल साहब, आप भी बताएं, आप भी इस मॉडल में अलग फॉर्मूला के साथ आ रहे हैं, हम देख रहे हैं इसमें काफी आपकी भी योजनाएं हैं, ई कॉमर्स में काफी स्कोप है, आप कह भी रहे हैं, और एसएमईज उसके साथ उनको जोड़ने के लिए आप प्रयास भी कर रहे हैं नए फॉर्मूलाज के साथ। आप बता सकें आगे आप क्या लोगों को राह दिखाना चाहेंगे?
देखिए, जैसा मैंने कहा कि ई कॉमर्स निश्चित रूप से आप ही की ई लाला करके भी आप लोग उस पर भी जोर दे रहे हैं। निश्चित रूप से ई कॉमर्स अपने आप में एक बड़ा बाजार है और आने वाले समय में ये बढ़ने वाला है। आप लोगों को क्या टिप्स क्या देना चाहेंगे? मतलब मैं सबसे पहले तो मैं सबसे ये आग्रह करना चाहूंगा कि ई कॉमर्स, जैसा बता रहे थे कि रेंटल स्पेस की वहां पर वो बहुत नॉमिनल है, तो जो हमारे एसएमईज है या हमारे व्यापारी हैं देश भर में, उनकी अपनी दुकान या अपनी फैक्ट्री या वो तो है ही जी। उसके साथ साथ उनको इंटरनेट पर भी अपनी प्रेजेंस को मार्क करना चाहिए, क्योंकि वो एक एडिशनल बेनिफिट है उनको अब सस्ते में अपनी दुकान खोलने का। तो इसलिए सबको उस तरफ तो जाना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सौरभ जी, सबसे बड़ी बात जो है कि मेरा अपना मानना है कि जब तक ई कॉमर्स की एक डिफाइंड पॉलिसी नहीं बनेगी जी, और मैंने वित्त मंत्री जी से भी कहा है और वाणिज्य मंत्री जी से भी कहा कि जब अमेरिका में है, यूरोप के अंदर है, चाइना में है, सारी कंट्रीज में जहां पर ई कॉमर्स ने डेवलप किया बहुत अच्छे तरीके से, वहां पर ई कॉमर्स के लिए स्पेसिफाइड गाइडलाइंस है, स्पेसिफाइड पॉलिसी है। आज हो क्या रहा है कि पॉलिसी के अभाव में जितने भी प्लेयर्स अभी फिलहाल हैं, वो कुल मिलाकर के ई कॉमर्स की मार्केट के बेसिक फंडामेंटल को कहीं ना कहीं जिस तरह से जो अभी लॉज हैं उसको लेकर हम देखें भी पूरा वो इवॉल्व हो रहे हैं, उस पर पूरे क्लैरिटी नहीं है, तो वो इसकी ग्रोथ पर क्या अभी कुछ ब्रेक लगा रहा है? मतलब या कैसे ग्रोथ तो हो रही है, ये लॉज को किस तरह से, क्योंकि सरकार भी देख रही है हो क्या रहा है, अभी स्टडी किया जा रहा है। देखिए, मैं तो देख करके दंग रह गया। पिछले दिनों में एक कंपनी ने अपने पोर्टल पर 90% डिस्काउंट दिया और ₹1 में उन्होंने स्मार्टफोन बेचा, और कुछ दिन बाद उनकी बैलेंस शीट आई तो 277 करोड़ रुपए का उनका नुकसान था 2015 के अंदर। और मजे की बात यह है कि उस जो लॉस मेकिंग कंपनी को एक देश के बैंक ने 600 करोड़ रुपए उसको लोन भी दे रहा है। अभी अगर मैं स्टेट बैंक में जाऊं और मैं कहूं कि भी मैं लॉस की कंपनी हूं, तो लॉस वालों को तो बैंक वैसे ही लोन नहीं देता। अच्छा, लेकिन ये सब नहीं, इस मैकेनिज्म को समझना बड़ा जरूरी है। आखिरकार वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से हिंदुस्तान में लॉस मेकिंग कंपनी को 600 करोड़ रुपए मिलते हैं? इसका मतलब है कि इस पूरे ई कॉमर्स के फंडामेंटल में कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से पैसा कमाने का कोई साधन है। और अगर वो कंटिन्यू रहा तो हमारा एसएमई कितना भी ताकत लगा करके चला जाए, वो कभी भी उनको कंपीट नहीं कर पाएगा। इसलिए इसको हेल्थी बनाने की बहुत जरूरत है। अब हम फाइनल कमेंट्स लेंगे, उसके बाद कुछ ट्विटर से सवाल आ रहे हैं, उसको भी हम शामिल करेंगे और आपका भी रुख करेंगे। शुरुआत आपसे मिश्रा साहब, आप बता सकें चलते चलते आपकी तरफ से आज के इस टॉपिक पर लोगों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? एसएमईज के लिए क्या टेक अवेज है? एसएमईज पूरे ई कॉमर्स इकोसिस्टम के एक इंटीग्रल पार्ट होने वाले हैं और उनके बिना ई कॉमर्स कैन नॉट बी अ वायबल एंटिटी, वायबल प्रोसेस इन द इकोनॉमी। तो अब एसएमईज को अपने को वायबल बनाना पड़ेगा। अच्छा राकेश जी, आप बता सकें, समय सीमित है, आपकी तरफ से फाइनल मैसेज। अभी तक ई कॉमर्स कंपनीज ने खासतौर पर होम, लाइफस्टाइल और फैशन में एंट्री नहीं की है, और मैं समझता हूं ये एक बहुत ही प्रोमिसिंग एरिया है और एक बहुत ही पोटेंशियल है इस एरिया के अंदर। और अगर उस एरिया में वो जाएं और खासतौर पे होम स्पेसेस में जाएं तो आने वाले टाइम में हमारे जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कहा जा रहा है। ग्रोसरी में भी काफी हो रहा है, उस तरफ भी काफी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। एफएमसीजी ग्रोसरी में तो अभी सब हो रहा है, लेकिन इसके अलावा होम, लाइफस्टाइल एंड फैशन, राइट, ये एक सेगमेंट ऐसा है जो ई कॉमर्स पर बड़े अच्छे तरीके से किया जा सकता है। ई कॉमर्स इज ए वेरी promising opportunity, and I think for all the young generation, they have to take the full advantage and they have to encourage the full potential of this. Okay, खंडेलवाल साहब, आपकी तरफ से मैसेज संक्षेप में प्लीज। मुझे तो केवल इतना कहना है कि यदि हम देश में ई कॉमर्स को बढ़ावा देना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें जो हमारा एसएमई है उसको टेक्नोलॉजी से एम्पावर करना पड़ेगा, उसको फाइनेंस से एम्पावर करना पड़ेगा, उसको नॉलेज से एम्पावर करना पड़ेगा, और उसके बाद पूरे देश भर में हमें एक अवेयरनेस ड्राइव चलानी पड़ेगी जी। और उस अवेयरनेस ड्राइव में हमारी जितनी ट्रेड एसोसिएशंस हैं उनका पार्टिसिपेशन यदि होगा तो वो अवेयरनेस ड्राइव बिल्कुल बॉटम तक जाएगी जी। और इसके साथ साथ जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि सरकार को ई कॉमर्स के लिए स्पेसिफाइड गाइडलाइंस के साथ एक पॉलिसी बनाना पड़ेगी
तभी जाकर के ये सेक्टर जो यहाँ पर बैठा है, ये सेक्टर उसमें अपनी भागीदारी को दर्ज कर सकता है। नहीं तो वो सेक्टर प्रीमियम लोगों के लिए रहेगा, हमारा ये सेक्टर कहीं ना कहीं मिसमैच करेगा। ओके, अतुल आपकी तरफ से फाइनल कमेंट। मेरा तो एम्फेसिस यही होगा कि टियर 2, टियर 3 सिटीज में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। ई कॉमर्स कंपनीज, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि बीपीओ सेटअप्स होने चाहिए, लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। सो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी और कुछ नहीं हो सकती। ई कॉमर्स के साथ जुड़े और उसको अपना भी ग्रोथ पाथ बनाए। ओके, 2 सवाल ट्विटर से आ रहे हैं, उनको ले लेते हैं। जेएल शर्मा साहब का पहला प्रश्न जयपुर से, उनका कहना है, इज देयर एनी कोर्स विच वी कैन डू विच कैन हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग ई कॉमर्स बेटर? कोई ऐसा कोर्स कहीं हम जाकर कुछ सीख सकें? अगर किसी को कहीं और ना मिले तो हमारी CIT की वेबसाइट है, 5 दिन बाद हम उसको नए तरीके से लॉन्च कर रहे हैं और उस पर ई कॉमर्स से संबंधित सारी जानकारी वहां पर मिलेगी और बाकायदा हमारा एक डिपार्टमेंट है जो उसको ई कॉमर्स में जानने में पूरी मदद करेगा। ओके, अगला प्रश्न ले लेते हैं, ये प्रिया जैन की तरफ से है। ये कह रही है, इन ऑर्डर टू कनेक्ट टू ई कॉमर्स हाउ शुड वी टेक द फर्स्ट स्टेप? इसमें काफी सिंपल है, इसमें कोई मेजर कोर्स की जरूरत नहीं है। मेरा तो सिंपल, मैं खुद भी ऐसे ही सीखा हूं। मैंने एक स्मार्टफोन लीजिए, आप उस पे एप्स डाउनलोड कीजिए, उसको यूज करना सीखिए। उसको सीखने के लिए भी ज्यादा कोई नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। आजकल तो लोकल लैंग्वेज फ्रेंडली भी मोबाइल फोन्स मिल रहे हैं और एप्स मिल रहे हैं, तो उसमें आप जैसे जैसे आप यूज करना, यूजर फ्रेंडली जिस तरीके से आप होते रहेंगे, आपको उसकी आदत पड़ती जाएगी, आपको उससे काफी सारे फायदे हो सकते हैं। राइट, सो ओके, मेरे हिसाब से तो सिर्फ स्मार्टफोन एक सही तरीका है बहुत जल्दी सीखने के लिए। राइट सर, आप सभी का हम शुक्र करना चाहेंगे पार्टिसिपेट करने के लिए, बट विल रिक्वेस्ट यू स्टे ऑन। एक हम कहानी का रुख कर रहे हैं इसी रीजन की, फिर उसके बाद प्रश्नों को भी शामिल करेंगे। हम जिस स्टोरी का रुख कर रहे हैं वो इंडिविजुअल मार्बल बिजनेस से जुड़े हुए हैं। उन्होंने इस स्पेस में काफी इन्वेस्टमेंट भी की है। अगर हम देखें मार्बल के स्पेस में वो आर्किटेक्चर की बात हो, इंटीरियर डिजाइनिंग की बात हो या लैंडस्केपिंग, इन सभी पर वो खास करके जोर दे रहे हैं। तो आइए नजर डालते हैं अली जावेद, जो कि स्टोन आर्ट हब को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके सफर पर। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जयपुर के अली जावेद इसी जज्बे के साथ जीते आए हैं। अली जावेद ने चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स जरूर किया, लेकिन उनकी दिलचस्पी हमेशा से ही मार्बल के बिजनेस में थी। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जावेद के सामने सबसे बड़ी चुनौती अनुभव और पैसों की दिक्कत थी, लेकिन जावेद ने हार नहीं मानी। उन्होंने देश भर के कई शहरों में घूमकर पत्थर के बिजनेस के बारे में जानकारी हासिल की और पैसे इकट्ठा कर किसी तरह बिजनेस शुरू किया। मैंने कम से कम 50-60 शहर इनिशियली 6 to 7 मंथ में घूमे। घूमने के बाद में काफी इंटरेक्ट हुआ, काफी लोगों से मिला मैं और जाना कि हम कैसे वो लोग मार्केटिंग करते हैं, कैसे बिजनेस करते हैं। जावेद ने अपने कारोबार में पिछले कई सालों से कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आज वो अपने लिए एक खास जगह बनाने में सफल रहे हैं। जावेद फिलहाल 100 लोगों को रोजगार मुहैया करवा रहे हैं। जावेद का सालाना टर्नओवर 3 करोड़ रुपए का है। वो चाहते हैं कि एक दिन स्टोन आर्ट फील्ड में अपना ऑटोमेटिक प्लांट लगाएं। जावेद के क्लाइंट्स में आज कई बड़ी कंपनियों के नाम शामिल हैं। उनका ये बिजनेस विदेश तक अपनी पहुंच रखता है। जावेद मानते हैं कि ई कॉमर्स के जरिए वो नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये प्रोग्राम मैन्युफैक्चरिंग हब एक छोटा प्रोग्राम नहीं है। पूरे इंडिया को आप अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाह रहे हो तो आपको ऐसे इंस्टीट्यूशन पैदा करना पड़ेगा, ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेंगे जो लोगों को जाके फाइनेंस करे, उनकी ग्रोथ पता करे और जरूरत पता करे कि उनको फाइनेंस की जरूरत है और उनको फाइनेंस दे, तभी जाके इस प्रक्रिया को हम आगे ले जा सकते हैं। जावेद का कहना है कि मेक इन इंडिया के चलते उनके जैसे छोटे कारोबारियों के सामने कई मौके हैं। जरूरत है तो बस उनके लिए खुद को तैयार करने की। तो आइए रुक करते हैं अली जावेद साहब का। अली जी शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप ये बता सकें, हम देख रहे हैं आपका जो पूरा कारोबार है अभी हाल ही में 3 साल ही हुए आपको शुरू किए, और आपने ये जो क्लाइंट्स हैं ओवरसीज में भी क्लाइंट्स हैं, यहां पर भी हैं, ये कितना चुनौतीपूर्ण था शुरू में और ये क्लिक कैसे किया? क्योंकि स्टार्टअप्स में हम देख रहे हैं कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन ये आपका इस लेवल तक जो पहुंचे हैं, कैसे रहा सफर? मैं सबसे पहले मैंने ये देखा कि लोग कैसे बिजनेस करते हैं, तो मैं लोगों से मिलता था जो बिजनेस में आगे गए हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं, किस मोड को यूज कर रहे हैं, कैसे लोगों तक पहुंचते हैं, कॉन्टेक्ट कैसे लेते हैं। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं आता, लेकिन मैं सबसे मिलता था, पूछता था
ट्रेनों में जाता था, जहां जहां मुझे मौका मिलता था लोगों से बात करता था, क्योंकि मैं उनके व्यू जानकर अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए मैं सब कुछ नोट करता था उसको, कि कैसे कौन कितना परेशान हो सकता है लोगों से, मतलब कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे पेमेंट की कंडीशन, पेमेंट प्रॉब्लम, एडवांस प्रॉब्लम और डिलीवरी प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व होती है। तो सबसे पहले मैंने सब स्टार्ट किया जानना, कि पहले मैं इसको जानूं कि ये सब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो, उसके बाद मैंने इसको स्टार्ट किया। जी अच्छा, ये आज का जो टॉपिक आपने सुना, एक्सपर्ट्स हैं मौजूद हैं, आपको अलग अलग पहलू सुनने को मिले। ई कॉमर्स में जो दमखम है, जो पोटेंशियल है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? ई कॉमर्स को मैं अपने लिए बहुत बड़ा आगे अपॉर्चुनिटी मानता हूं, क्योंकि ई कॉमर्स की वजह से मैं शायद आज जो हूं अगले साल या उससे अगले साल 4 या 5 गुना हो सकता हूं, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को एक ही पोर्टल पे बैठ के या एक ही B2B मार्केट में बैठ के अप्रोच कर सकता हूं। मार्केटिंग इंडिया में करना या और भी कहीं करना बहुत टफ हो जाता है एक छोटे इंटरप्रेन्योर के लिए, क्योंकि बहुत पैसा लगता है। तो इस पोर्टल पे बैठ के आप लोगों तक अप्रोच कर सकते हो, पहुंच सकते हो कम पैसों में। आपका जो कारोबार है, आपका कहीं ऑर्डर दूर से आए तो लॉजिस्टिक्स में तो बहुत उसमें समय भी लगता है और कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, तो उसको कैसे देखते हैं आप? जी, लॉजिस्टिक जैसे जैसे ई कॉमर्स बढ़ रहा है या इसको बढ़ाना या मेक इन इंडिया को और अच्छे से बिल्कुल सब लोगों तक पहुंचाना है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है पूरे इंडिया को, तो जो लॉजिस्टिक हमारी प्रॉब्लम है, जो कुरियर प्रॉब्लम है, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है, उसको हमें थोड़ा इकोनॉमिक करना पड़ेगा। अभी लॉजिस्टिक बहुत महंगा है। हम लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं 2000, 5000, 10,000, 15,000, लेकिन अगर किसी कस्टमर को केरला में चाहिए या कश्मीर में चाहिए, तो हम जब उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं वो चीज, उसका वेट हाई होता है, हमारे प्रोडक्ट हाई वेट के होते हैं, तो वो उसके 4 गुना तो उसका लॉजिस्टिक लगता है, तो कस्टमर मना कर देता है। जी जावेद साहब, शुक्रिया, शुभकामनाएं आगे के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आइए अब हम रुक करेंगे सवालों का। आपके जहन में जो प्रश्न है, जो सजेशन है, कोई एक्सपीरियंस है, कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं, फ्रीली पार्टिसिपेट करें। आप अपना हैंड रेस करें, माइक आपके पास आएगा। My name is CMA Diptanshu Parekh. I'm professional. जी। And my query is like जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है मार्केट में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, वो ये है कि उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पा रहा है ई बिजनेस पे। लाइक ऑप्शंस अवेलेबल है, शर्मा साहब ने बताया कि फ्री वेबसाइट पोर्टल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन कॉन्फिडेंस एंड लैक ऑफ नॉलेज को कैसे दूर किया जा सके? प्रवीण जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? ई कॉमर्स जो यहाँ चल रहा है वो अपनी मर्जी से चल रहा है, अपने आप चल रहा है। सरकार ने उसको प्रमोट करने के लिए मुझे एक ये आपने जी बिजनेस ने ये सेमिनार किया, ये सेमिनार भारत सरकार को करना चाहिए था या राजस्थान की सरकार को करना चाहिए था। पता ही नहीं है लोगों को कि डिजिटल इंडिया क्या है या मेक इन इंडिया क्या है। जो बात वो पहले वाले भाई साहब भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं अगर आप अपनी पॉलिसीज को, आप ई कॉमर्स को बड़ा बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आए तो लोगों को बताएं कि ई कॉमर्स क्या है, उसकी पॉलिसीज क्या है और कैसे आसानी से उसमें आकर के अपना व्यापार बढ़ाया जा सकता है। सबसे ज्यादा जरूरत हमारी पहले इस पर है। थैंक यू सर। गुड इवनिंग, दिस इज विजय अग्रवाल फ्रॉम बुदिया स्टील। मेरा प्रश्न ये है, जो इंटरनेट पेनिट्रेशन की हम बात कर रहे थे, तो वो डेफिनेटली ग्रो कर रहा है, पर उसमें हमारे पास ऐसे कोई फिगर्स है जिसमें अपन ये बात कर सकते हैं कि ये व्हाट्सएप और फेसबुक की वजह से नहीं ग्रो कर रहा और एक्चुअल जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, जो ई कॉमर्स या फिर और प्रॉपर अपन जिस फोरम के लिए बैठे हैं उस पर ग्रो कर रहा है, उसके कोई फिगर्स हैं अपने पास? PwC ने अभी एक बहुत अच्छी रिपोर्ट निकाली है आई थिंक ई कॉमर्स पर। मिस्टर लड्डा वाज सपोज टू ज्वाइन टुडे। जी, मिस्टर संदीप लड्डा जो रिपोर्ट, अगर आप PwC रिपोर्ट में जाएं तो बड़े अच्छे हार्ड फैक्ट्स उसके अंदर, काफी अच्छा डाटा उसके अंदर और डिटेल्स हैं, जिसमें कुछ डाटा तो उसने दिया है, मैं उस पर डिफर करूंगा क्योंकि वो रिपोर्ट से कुछ चीजें ऐसी हैं कि आई थिंक यू हैव गॉन लिटिल बियॉन्ड फॉर द एम कॉमर्स। तो आप जो बात कर रहे हैं वो एम कॉमर्स की बात कर रहे हैं और ई कॉमर्स, तो बेसिकली इसका नेक्स्ट स्टेप तो एम कॉमर्स ही है, चाहे उसे आप व्हाट्सएप पे लें या मोबाइल पर लें। लेकिन इसकी पूरी डिटेल PwC की रिपोर्ट में है, अभी आई है। मैं इसी बीच में आपकी क्वेरी का भी जवाब देना चाहूंगा कि ई कॉमर्स के रिलेटेड जो खासतौर पर कोई सेमिनार या प्रोग्राम जो नहीं है, बहुत से जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम हो रहे हैं और खासतौर पर हमारी संस्था भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट जो कर रही है, उसमें जो सॉफ्ट स्किल के प्रोग्राम है उसमें नॉर्मली 5 दिन का प्रोग्राम ई कॉमर्स के ऊपर हो रहा है अलग से। हम लोगों ने EPCS ने ऐसे प्रोग्राम जयपुर में भी 2 प्रोग्राम किए हैं, जोधपुर में रेगुलर 5 प्रोग्राम किए हैं, लेकिन दिल्ली में ऐसे प्रोग्राम हमारे रेगुलर चल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अगली बार नेक्स्ट टाइम
अगर इंडिया मार्ट हमारे साथ ज्वाइन करना चाहे तो हम 50 लोगों के बैच का एक प्रोग्राम यहाँ 5 दिन का पूरा प्रशिक्षण ई कॉमर्स पे कर सकते हैं और हम लोग आपके साथ हाथ उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। ई कॉमर्स का जो एक एलिमेंट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर कंज्यूमर को लेकर चले तो देयर इज एलिमेंट ऑफ डिस्क्रीटनेस, लॉट ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल, कॉम्पिटिटिवनेस इज देयर। तो ये जो बेनिफिट्स हैं ई कॉमर्स के, उसको देखते हुए सभी एमएसएमईज को इसमें आना चाहिए और ये जो गवर्नमेंट का पोर्टल है msmeshopping.com, इसको इस्तेमाल करें। ओके। और आइए अब हम रुख करेंगे अपने स्पेशल सेशन का जिसका आप इंतजार कर रहे थे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, हम उनका शुक्रिया करना चाहेंगे समय निकालने के लिए इस कार्यक्रम के लिए। हमारे साथ राजीव स्वरूप साहब मौजूद हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एसएसआई एंड केवीआई गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। सर थैंक यू एंड प्लीज टू जॉइन अस सर। थैंक यू वेरी मच सर। सर सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। आप हमें बता सकें एसएमईज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एमएसएमईज का देश में कई मोर्चों पर, कुल मिलाकर आपको क्या लग रहा है, मतलब ये आने वाले दिनों में ये भूमिका और बढ़ेगी? क्या ये ड्राइवर हो सकते हैं इकोनॉमी के? किस तरह से आप देख रहे हैं जो इनकी भूमिका है हर मोर्चे पर, एक्सपोर्ट्स पर, जीडीपी पर, रोजगार में, मतलब क्या आगे किस तरह से देखते हैं आप इनका रोल? देखिए एसएमई एमएसएमईज जो हैं ये इंडस्ट्रियल अपने सेक्टर की बैकबोन है। इनके दो विशेष भूमिकाएं होती हैं। एक तो लार्ज इंडस्ट्रीज के लिए ये सपोर्ट बेस होते हैं, उनकी कई आवश्यकताएं, पार्ट्स, कंपोनेंट्स ये सप्लाई करते हैं, और दूसरा अलग से स्टैंड अलोन प्रोवाइडर हैं गुड्स और सर्विसेज के। और अगर हम संख्या में देखें देश की इंडस्ट्रीज में तो लगभग 90% से अधिक जो हैं वो एमएसएमईज ही हैं। रोजगार की दृष्टि से देखें तो एग्रीकल्चर के बाद सबसे सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जो है वो एमएसएमईज में है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मार्च 2014 तक मात्र 316 लार्ज इंडस्ट्रीज थी और अभी 14.15 लाख एमएसएमईज हैं। तो आप तुलना देख सकते हैं कि अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं जी तो सारा बेस यही है। सर इनके समक्ष चैलेंजेस कई तरह के हैं, आपके मुताबिक प्रमुख चैलेंजेस आपको क्या नजर आते हैं? मतलब दिक्कतें तो कई हैं पर आपने क्या पाया है, क्या एक्सपीरियंस आपका कहता है? अभी जैसे मंच पर बातचीत हो रही थी कि लोगों में अवेयरनेस की कमी रहती है, स्कीम्स काफी हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, आपको लगता है जागरूकता के लिए और स्टेप्स भी उठाने पड़ेंगे आने वाले दिनों में? डेफिनेटली अवेयरनेस, और आज की फॉर्चुनेटली अवेयरनेस आज बड़ी इजी हो गई है क्योंकि कम्युनिकेशन मीन्स इतने ज्यादा वाइड हो गए हैं। तो कंसर्टेड एफर्ट अगर किया जाए सब लोग मिल करके, जितना ज्यादा अवेयरनेस और जागरूक अपने हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स होंगे उतना होगा। लेकिन हर चीज सरकार पे भी नहीं निर्भर होनी चाहिए। इसमें मैं ये कहूंगा ज्यादा है कि सब लोग विभिन्न इंडस्ट्रियल बॉडीज, एसोसिएशन से जुड़े हैं, उनको और गतिशील और सक्रिय भी करना होगा क्योंकि हम सरकार एक एक से नहीं संपर्क कर सकती। हमसे हमारा एसोसिएशन होना चाहिए, एसोसिएशंस के साथ, एसोसिएशंस का उनके मेंबर्स के साथ, और वो पर्कुलेशन सिस्टम रहना चाहिए। सर ये जो हमारी थीम है सीजन 5 की, मेक इन इंडिया है, आप किस तरह से मौके देख रहे हैं? ग्राउंड से कैसे कनेक्ट हो सकता है, कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है? एसएमईज इसमें किस तरह से साथ आगे बढ़ सकते हैं? एक तो ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर है और बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है जिससे कि पूरा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम देश का तब्दील हो जाए। और ये तब तक नहीं सक्सेसफुल होगा बल्कि ये सक्सेसफुल तभी होगा जब इसमें एमएसएमईज बहुत अहम भूमिका निभाएं। आप यहां तक देखो कि जो मार्स पे अपना स्पेसक्राफ्ट गया वो पूरा इंडिजिनस था और उसमें इवन स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस के कंपोनेंट्स लगे हैं। तो जब हम इतना सोफिस्टिकेटेड आइटम्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं तो हम कुछ भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। मेन चीज जो अपने को ध्यान में रखनी है, फ्यू थिंग्स, क्वालिटी। चाहे आप छोटे हो
जो लेट्स लुक एट इट, इनफैक्ट ये बहुत अहम चीज है सक्सेस के लिए। ब्रांडेड आइटम जो आप खरीदते हो वो करीब 4 गुना ज्यादा या 10 गुना ज्यादा भी कई बार कॉस्ट में होता है, लेकिन लोग उसको इसलिए खरीदते हैं केवल फैशन के लिए नहीं, या नाम है या रेपुटेशन के लिए नहीं, क्वालिटी के लिए। जैसे जैसे हम क्वालिटी की ओर ध्यान देंगे उससे सस्टेनेबिलिटी आएगी, आप और लोगों से जुड़ोगे, चाहे आप इंडस्ट्री से जुड़ रहे हो चाहे आप डायरेक्ट रिटेल में जा रहे हो जी। एंड साथ साथ लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जिससे ओवरहेड्स कम आए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आए, आप और कॉम्पिटिटिव हो। एंड जैसे आपकी ये प्रगति होगी साथ साथ आप टेक्नोलॉजी में इंप्रूव करते जाओ, एंड दैट इज हाउ यू ग्रो फ्रॉम स्मॉल टू मीडियम, मीडियम टू लार्ज। सच ही समझ। आप ये बता सकें जो आज की थीम हमने रखी ई कॉमर्स, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं बदलते दौर में? ई कॉमर्स को गवर्नमेंट किस नजरिए से देख रही है? जैसे आपने चैलेंजेस कहा था और मैंने कहा था कि वन ऑफ द बिगेस्ट कंस्ट्रेंट्स जो एमएसएमईज की है, स्पेशली एसएमईज की, एमएसईज की, वो है रिसोर्स कंस्ट्रेंट। और वो रिसोर्स कंस्ट्रेंट मार्केटिंग में इफेक्ट कर जाती है कि चाहे प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, एंटरप्राइज स्मॉल है, तो वो मार्केट में कैसे पहुंचाए अपना प्रोडक्ट, कैसे, उसके पास बड़ी कंपनी जैसे एडवर्टाइजिंग बजट्स वगैरह नहीं है, तो आउटरीच कैसे हो। तो उसके लिए ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स अब बने हैं, इससे बहुत फायदा होगा। आपका B2B इंटीग्रेशन होगा, आपका B2C भी होगा, बिकॉज कई अपने डायरेक्ट मार्केट के भी रिटेल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एंड जितना हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स करेंगे, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, प्राइवेट कंपनीज ने कर रखे हैं, NSIC ने भी इसी प्रकार से पहल करी है। अभी उस पर रिस्पॉन्स उतना नहीं आया है, बट धीरे धीरे ये डेवलप करेंगे। एज अ रिजल्ट आउटरीच जो है प्रोडक्ट्स की वो बढ़ेगी। सर लास्ट टू जिस्ट आपसे चाहेंगे, एक हम देख रहे हैं पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी जो है उसमें भी छोटे कारोबारियों के लिए कहा गया है कि बड़े PSUs 20% इनसे मैंडेटरी ले। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? मतलब ये इन लोगों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, ये कैसे इंश्योर किया जाएगा कि इनको जो कहा जा रहा है वो एक्चुअली डिलीवर हो? इसको देखिए, 2 प्रकार की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी निकाली है प्राइस परचेज पॉलिसी, उसमें 20% रखा है, बिकॉज उन्होंने देखा कि जो उनका सेंट्रल PSUs है उनका ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोक्योरमेंट है। इनफैक्ट MSC लाइक लगभग 3 लाख करोड़ का एनुअल प्रोक्योरमेंट होता है, जबकि MSME जो उसके अनुपात में प्रोडक्शन करती है वो करीब 80,000 करोड़ का है। स्टेट में डिफरेंट है, यहां पर एक रूल्स बने हुए थे और इस साल के बजट अनाउंसमेंट में था कि न्यू परचेज प्रेफरेंस पॉलिसी आएगी, और वो पॉलिसी हमारी आई थिंक वेरी सून आ जाएगी, बिकॉज हमने ऑलरेडी ड्राफ्ट बना के डिस्कशंस विद फाइनेंस करके कर दिया है, जिसमें 2 प्रकार के प्रावधान प्रस्तावित हैं। एक, कुछ आइटम्स जैसे आपने कहा उनको चिन्हित करके केवल SMEs के लिए ही आरक्षित किया जाएगा, और बाकी में देखा जाएगा कि किस प्रकार से हमारे MSMEs को प्रेफरेंस दी जाएगा। सर लास्ट वर्ड, इस प्रकार के इनिशिएटिव्स पर आप क्या कहेंगे, और राजस्थान में MSMEs को आपकी तरफ से क्या मैसेज है? बेसिकली आप लोग अपने सिंसियरिटी डिवोशन तो है ही, उसके साथ आप क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओ, जो भी बना रहे हो। आज इतनी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, यू कैन गो, कोई भी आप लाइन ले सकते हो। आप क्वालिटी प्रोडक्ट से सस्टेनेबिलिटी मिलती है, रेपुटेशन मिलती है, मार्केट पेनिट्रेशन मिलता है, और जैसे जैसे आपकी सेल्स आएगी बढ़ेगी, आप स्मॉल से मीडियम पे जाओगे, उससे और आओगे। और एग्जांपल्स हैं यहां पर राजस्थान में। तो नंबर 1 इज क्वालिटी, नंबर 2 इज बी अवेयर, क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, क्या प्रैक्टिसेस हैं, एंड स्पेशली लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। राइट सर। सर थैंक यू वेरी मच सर, आपने समय निकाला और पार्टिसिपेट करने के लिए थैंक यू वेरी मच। इमर्जिंग बिजनेस फोरम के जयपुर राउंड में हमने जायजा लिया है ई कॉमर्स का। अब हम जल्द ही आपके समक्ष हाजिर होंगे हैदराबाद में, जहां बातचीत होगी विमेन एंटरप्रेन्योर्स पर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को अनुमति दें। नमस्कार, गुड बाय।